1.4 बिलियन लोग रहते हैं, नोटिस होना ही बहुत डिफिकल्ट है। People have been fired for this. Senior people. अब दूसरी दुनिया देखोगे, लोग पार्टी करने जा रहे हैं, संडे आराम से उठ रहे हैं। How many sacrifices have you made? हम जा रहे हैं तो धरना देने, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करो, you will not have people waiting for you, you will have slower growth. I can guarantee you. This is another episode in Tao at Future Tayari, transitioning from academics to organization. हमारा simple फंडा ये है कि जितने भी लोग MBAs, undergrad करके नौकरी करने जा रहे हैं, we want to make life simple for them by telling them a few things so that they have a soft landing. Life बहुत अलग होती है corporates में, और when you go, उसके बाद बहुत सारे challenges सामने आते हैं, मतलब शॉक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि कॉलेज में उन सब चीज़ों के ऊपर बात उतनी ज़्यादा नहीं होती, राइट? सो एंड हियर वी कम, राइट? इंट्रोड्यूसिंग अंजल अग्रवाल, एंड ही हैज़ बीन अ बैंकर, नोमुरा में काम करते थे। नाउ अंजल वर्क्स इन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टीम एट वर्चूसा, विच इज़ IT कंसल्टिंग फर्म, राइट? और अंजल बहुत तगड़ा लड़का है, बहुत कड़क, वेरी स्मार्ट, IIM शिलोंग। IIM शिलोंग। So Angel is from IIM शिलोंग, बहुत तगड़ा लड़का है, उसने भी अपनी गलतियाँ की, हम सब अपनी गलतियाँ भी बताएंगे, बहुत सारे फकअप्स होते हैं, तो वो सारी शेयर करेंगे so that you don't have to do that, or you can really escape that phase. So that's the whole agenda. Welcome to this podcast. I hope you enjoy it. All right, Angel. Thank you, Deepak. I think I really want to give you credit about everything. मुझे ऐसा लगता है it's वेरी सरियल मोमेंट फॉर मी, मतलब काफ़ी बहुत ही बड़ा मोमेंट है। आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मतलब यू आर माई फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉस, तो मतलब आई कम्प्लीटली ओ यू दैट मच। यू हैव बीन अटमोस्ट काइंड, मतलब आप अगर एक समय था, एज यू मेंशन, सबने फकअप्स किए हैं, यू हैड ऑल द राइट्स, आपके पास बहुत उस समय, मतलब आप जो करना चाहे कर सकते थे, एंड यू गेव मी अनदर चांस, यू बिलीव्ड कि हाँ इस बंदे में कुछ बात है, एज यू सेड, एंड आई थिंक दैट वो बहुत मुश्किल होता है। बॉसेस जनरली एम्प्लॉयज को इतना ट्रस्ट करें, एंड दैट टू फर्स्ट ईयर, मतलब ऐसा भी नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। आई थिंक पहले ही साल में एक बहुत ही फ्रेशर लड़के को आपने मौका दिया, उसकी गलती माफ़ करके, एंड उसको उसके जीवन की आई थिंक अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम दी आपने। एंड यू, आई रिमेंबर आपने फाइट मारी थी मेरे लिए, टू गेट मी इनसाइड द इंडिया टीम। And so yeah, I think wherever I am today, it's like a lot of credit goes only and only to you, Deepak. That's really kind, Anjal. That's really kind. और इसमें ना, when you were saying that, आपने you talked about trust, right? Yeah. कि कोई नया आता है ना, एक सिस्टम में कोई बंदा नया आया, मान लो, अब वो डूड है, या मतलब बहुत ही अमेजिंग लड़की कोई आई है काम करने के लिए, अब सिस्टम उनको ट्रस्ट क्यों करे? लेके तो आए अंदर, बट ट्रस्ट क्या बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, या वो उनको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ी फाइट मारनी चाहिए? टेल मी अबाउट दैट। सो बिल्डिंग इज द की, ऑब्वियसली। मतलब मुझे लगता है कि जब कोई भी फ्रेशर एटलीस्ट कॉलेज से जस्ट बाहर आता है, उनको मैग्नीट्यूड ही समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट्स हैं क्या। बिकॉज कॉलेज में आप बुक्स के पास हैं, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, बट at the end of the day there is nothing at stake. कुछ ऐसा लगा नहीं है आपका, there is, मतलब रियल टर्म्स में आप ज़्यादा मार्क्स थोड़े कम ऊपर नीचे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। there is एक लाइफ का एलिमेंट जो होता है, that is completely missing. and I think वो एक चीज़ है जो कॉर्पोरेट्स में the first day you enter, आपको वो उस चीज़ का फ्लेवर मिलना स्टार्ट हो जाता है। obviously someone is paying you, कोई आपको बहुत पैसा दे रहा है, and obviously वो आपसे पैसा बनाएगा भी, that is why वो आपको पैसा देगा। तो अंडरस्टैंडिंग बोथ डायनामिक्स, कि पहली बात तो तुम कितना, मतलब हाउ मच यू डिजर्व, एंड डिजर्विंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ मच यू वर्क, तुम कितना आउटपुट उसको देते हो, ऑल दोज थिंग्स कम इनटू द पिक्चर, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर दैट यू जस्टिफाई द प्राइस। मतलब आज अगर मुझे कोई अच्छा कुछ दे रहा है, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसको इतना ट्रस्ट दूं कि हाँ यू आर, मतलब तुम्हारा अगर प्लान है मुझे इतना XYZ अमाउंट देने का, you have to make sure, at least me as a person have to make sure that I also justify that price. I also make sure that I work hard enough that you are able to realize that value from me, and unless that happens, so but I still come to I want to bring out the element of how do you, as a young person, what are the things you should do that will evoke a sense of trust? कैसे मेरा बॉस काय को ट्रस्ट करे यार तुमको, किसी और ने HR ने जाकर के इन सब ने ला के एक नया बंदा दे दिया, तो चल ये तू इसकी कर,
ये तेरी टीम में रहेगा, Yeah. ट्रस्ट क्यों करे वो तुमको? उसने तो हायर नहीं किया, उसका कोई आपसे प्यार मोहब्बत है नहीं, करेक्ट. तो वो ट्रस्ट क्यों करे तुम्हें? बताओ कैसे कैसे बिल्ड करोगे ट्रस्ट? सो आई थिंक नंबर वन, व्हेन यू आर न्यू, मुझे ऐसा लगता है जब आप नए हो, आप फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में ऐसा था कि यू आर आवर बॉस एंड हमारे आसपास ऐसे 1-2 साल सीनियर लोग थे, बट टेक्निकली यू आर ऐसे अ गाइडिंग लाइट दैट वी कुड सी कि हाँ मतलब दीपक इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ही हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 15+ years नाउ एंड यू नो ही इज़ अ वेटरन. तो आई थिंक वहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट योर बॉस. ओके. क्लियरली ऐसा है कि यू आर वेरी न्यू, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप यू आर स्टिल लर्निंग. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनिशियल डेज में यू हैव टू ट्रस्ट ऑल द पीपल अराउंड यू. आपसे 1 साल सीनियर भी होंगे, 2 साल सीनियर भी होंगे, आपको सब पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. गुड पॉइंट. सो आप नए हैं, पहले आप इस सिस्टम में आ रहे हैं, आपने एक्सेप्ट Yeah. किया है, Yeah. तो पहले तो बॉस खुद इस सिस्टम में ट्रस्ट दिखाओ. दैट्स वेरी क्लियर. Correct. देन And yeah, it is part of that two-way street, right? Like, and obviously, I think आप ट्रस्ट कर रहे हो सिस्टम में. हाँ. What next? system by hiring you has trusted you, I think. Okay, Number one. system has trusted already. Yeah. And then you pose the trust. Yeah. Now, जब ये आप ट्रस्ट पोज करते हो तो ये मैनिफेस्ट किन चीजों में होता है? How does it manifest your trust in the system? How does it manifest? So you mean to say that मेरा बनाया हुआ trust, how does it? जब आप गए नुमुरा में, आपने नुमुरा में सारे लोगों पे आपने ट्रस्ट किया, हाँ हाँ. तो वो मैनिफेस्ट किस तरीके से? आपका ट्रस्ट किन किन चीजों में दिखाई देगा? सो इट नंबर वन, आई थिंक कई बार ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू अ सिस्टम, आपकी एक एस्पिरेशन होती है कि मुझे ये करना है. समटाइम्स ऐसा होगा कि ऑब्वियसली मतलब बिकॉज यू आर न्यू इनटू द सिस्टम, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें एक्चुअली पॉसिबल है एंड रियलिस्टिक है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट ईयर में जब आए थे, हमको लगा डील्स क्रैक करेंगे. हाँ. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू गो थ्रू द ग्रंट. मतलब तुमको कॉम्स बनाने पड़ेंगे, तुमको वो मॉडल बनाना पड़ेगा. कॉम्स बेसिकली यू नो कंपेरेबल्स, बहुत सारा फाइनेंशियल काम करना होता है, बहुत सारी कंपनीज का डेटा लेके यू नो फाइनेंशियल मॉडलिंग करके, एंड फाइनेंशियल मेट्रिक्स होती हैं जिनमें वैल्यूएशन बोलते हैं, तो उसको कॉम्स बोलते हैं. जस्ट फॉर द ऑडियंस. हाँ. या तो वही यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ग्रंट वर्क. मतलब आपका कोई भी काम फर्स्ट ईयर में आप जो भी करते हैं, क्लाइंट विल नेवर सी दैट. हाँ. मतलब क्लाइंट के पास जो जाता है, आपसे 5-6 साल सीनियर लोग कर रहे हैं, एंड वही बात है, फर्स्ट ईयर में यू वोंट रियलाइज व्हाई इज दैट हैपनिंग. यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम कि हाँ मतलब देयर इज अ रीजन. एंड जब तुम 5-6 साल आ जाते हो सिस्टम में, एंड व्हेन यू आर देयर, देन यू रियलाइज व्हाई दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज वर्किंग एंड व्हाई इट हैज बीन प्लेस्ड इन द फर्स्ट प्लेस. करेक्ट. तो आई थिंक system by hiring you has given you that trust. They are paying you, and you know you rightly said you know when we were talking earlier that system spends a lot when you come into the organization. So that is you know that is at most important for any employee to realize that. थोड़ी सी ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए मेरे ख्याल से. जितने भी लोग हैं जो ये सुन रहे हो और ग्रेजुएट होना चाहते हैं ना, मतलब ये अच्छी बात है कि यू बी वेरी कॉन्फिडेंट. एट द सेम टाइम आई थिंक आपकी पहली शुरुआत ह्यूमिलिटी से होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि आप ह्यूमिलिटी के साथ जाइए. उसके बाद अगर कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, देन यू आप अपना दूसरा स्वरूप दिखा सकते हैं. बट एक्चुअली जो डिफॉल्ट पोजीशन ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. करेक्ट. राइट. डिफॉल्ट शुड बी ह्यूमिलिटी. अच्छा अंजल, यू नो हम इस पे बारे में बात करते हैं. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, एंड दिस इज आई हैव सीन दिस, कि कॉलेज में थे आप, मान लो IIM शिलोंग में थे, यू आर अ गुड लुकिंग बॉय, एंड आई एम श्योर आपकी गर्लफ्रेंड रही होंगी वहाँ पे. अगर नहीं भी थी कोई बात नहीं, बट हियर इज द पॉइंट कि कॉलेज में आपका रिलेशनशिप है, अब वो चले आए हो बॉम्बे, आपकी गर्लफ्रेंड कहीं और चली गई, जैसे दिल्ली चली गई. हाउ डू यू मैनेज दिस होल लॉन्ग डिस्टेंस थिंग? डू यू से नो कि चलो ठीक है, लेट्स मूव आवर ओन वेज? कैसे कर, इसको नेविगेट कैसे करना चाहिए? और एंड व्हेन यू आर गोइंग टू कंसल्टिंग, बैंकिंग, दिस दैट इंटेंस होने वाला है, कैसे करोगे नेविगेट? So I'll clarify, this is out of experience. I won't clarify if this is my experience or friend's experience, but all out of experience. I think there is a fine line. Again, trust plays a very big role here. मतलब वही बात है कि आपके पार्टनर भी, there has to be a trust. Long distance relationships तो बहुत trust के ऊपर चलता है. तो I would say obviously एक time देना पड़ेगा, but एक understanding भी रखनी पड़ेगी. Because when you're working in investment banking jobs, generally एक perception होता ही है कि मतलब यू डोंट हैव एनी टाइम. आई बेग टू डिफर देयर अ लिटिल. मुझे ऐसा लगता है कोई इतना बिजी नहीं होता कि तुम 10 मिनट दिन में नहीं निकाल सकते. दैट इज व्हाट आई फील.
तो आई थिंक वो 10 मिनट एंड दैट इंटेंट इज इम्पोर्टेंट. इंटेंट इज इम्पोर्टेंट, राइट? इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कई बार ऐसा होगा कि तुम 3 दिन भी बात नहीं करोगे, बट वही बात है, इफ दैट ट्रस्ट इज देयर एंड यू हैव, एक तो वो ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है. मतलब अगर तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आके खराब हुआ है, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वजह से हो सकता है. अगर तुम पहले ही ऐसे थे, नो वन विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट देयर. अच्छा, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड, बट इट इज तो वेरी आपके पुराने कर्म अगर हैं वो अच्छे हैं तो आपको हाँ, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाएगा. yes. पुराने कर्म ही थोड़े से गड़बड़ है तो यू डोंट हैव दैट कुशन. ठीक है. ना टेल मी कि मैंने नोटिस किया कि जब आप नए नए आते हो ना तो कैसा होता है, बहुत अलग एनवायरनमेंट है तो फकअप्स हो जाते हैं. कई बार यू आर केयरलेस, कई बार यू डोंट नो बेटर. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. हैज दैट हैपेंड विद यू और आपके दोस्तों के आसपास? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो या मतलब इट हैपेंड, मतलब मैं आज भी बोलता हूँ, आप उस दीपक, आपने मुझे बचा लिया था. आई ट्रूली नो डैट. बट हाँ, मतलब फकअप्स किए हैं एंड वो इसीलिए होता है बिकॉज वही एज यू मेंशन, तुमको मैग्नीट्यूड ही नहीं पता कि उसका क्या अंजाम हो सकता है. बहुत हल्के में. मतलब तुम 25 साल एक करियर के लिए काम किए हो, तुम्हारी वो एक बहुत ही नादान गलती, जहां पर तुमने हो सकता है उतना सोचा भी नहीं था कि इसके ये परिणाम हो सकते हैं या इसकी वजह से ये चीज मतलब ये इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. बिकॉज एक तो पहली बात, यू आर वर्किंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, very regulated and a lot of things goes on. तो वहाँ तो मतलब और भी ज़्यादा. बट वही बात है, आई थिंक एक तो फ्रेशर्स, मतलब आई वॉज अ फ्रेशर व्हेन आई डिड द फक अप एंड हाँ, मतलब इट वॉज समथिंग दैट शुड नॉट हैव बीन लेट गो दैट इजीली. बट आई थिंक मतलब दैट इज वाई एज आई मेंशन स्टार्टिंग में. सो आई मीन जैसे मैं एक बताता हूँ, कई बार फाइनेंशियल सर्विसेज में ना एक चीज़ होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है. ट्रेडिंग कह रहा हूँ, अगर आप बैंकिंग में हैं तो आप इजीली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते या खरीद फरोख्त नहीं कर सकते. और ये बताया जाता है, आप किसी भी बैंक में जाएंगे आपको ये बताया जाएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक में. और फिर भी जो यंगस्टर्स होते हैं वो उसको हल्के में लेकर के कर लेते हैं काम, अपने पापा के अकाउंट पे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. और लेकिन ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं. जब पता चलती हैं तो इट बिकम्स अ मेजर इशू. ओके, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई यंगस्टर आकर के बहुत हल्के में लेके कुछ उल्टा सीधा करता है, तो अब बात तो ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड पता नहीं होती है, वो उसको हल्के में लेके कर लेते हैं. और ये चीज़ मैनेजर को जनरली पता होती है कि नया आया है, इसको समझ में तो है नहीं, अब इसको बचाना पड़ेगा. हाँ. और बचाना पड़ने के लिए फिर वो उनके मैनेजर्स और इन सब लोगों को थोड़ा काम करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें होती हैं बैकग्राउंड. बट इम्पॉर्टेंट इज कि जो नए लोग आ रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हो काम करने, अंजल ने पहली बात बहुत अच्छे वर्ड से शुरू की, ट्रस्ट से. तो ट्रस्ट करो और ऊपर से साथ में इस चीज़ पे भी ट्रस्ट करो कि अगर कुछ सिस्टम बोल रहा है कि यार ये करो ये नहीं करो, तो हाँ, हीरो बनने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा हीरोइज्म ये कॉलेज में ही छोड़ के आना चाहिए. डू यू एग्री? हीरोइज्म, लेट्स टॉक आइडियल थिंग्स, हीरोइज्म, इसके बारे में बात करते हैं. लोग बहुत आइडियल बातें करते हैं ना कॉलेज में. किस हद तक उसको छोड़ के आना चाहिए कॉलेज में उन चीज़ों को? Both are very different worlds. That is number one. मतलब एक तरफ I think when till college it's very carefree, very less consequences I would say. मतलब I would say obviously पढ़ाई नहीं करोगे, wasting time, all those things lead to maybe some things, but I would say lesser consequences. क्या some things? तुम IIM शिलोंग से तुम्हारी नौकरी तो लगेगी ही ना. हाँ, but वही बात है, it depends on what career track you take, right? If you're not serious, probably you might start with something of a role where you're not even interested. कैसा है कि उसमें सिर्फ McKinsey नहीं ले जाएगी तुम्हें, but you will probably go to another name like PwC चले जाओगे, consultant तो बन ही जाओगे ना. Correct. Lesser consequences. But when you come to this world, मतलब everyone is looking at you. ठीक है, and it is a small industry. People talk to people. मतलब I know there are multiple people who will meet multiple other people who may be my future recruiters. So I think what happens is वही है, मतलब that magnitude is very important to understand. Correct. So वही मतलब I think college में वही that is good for college because there are no consequences. तुमको जो करना है करो, and obviously I think
यू आर विद स्टूडेंट्स राइट, मतलब तुम अपने ही जनरेशन के, अपने ही क्लास के लोगों के साथ हो. You want to be, obviously, you know, there is a lot of female attention for male and, you know, partner attention basically. So people are motivated with a lot of different things. When you're working at that professional life, you need to make sure that there is a decorum. एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक कल्चर है, उसका एक विजन है, उसका एक मिशन है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी आइडियोलॉजीज, आपके काम करने का तरीका, इट शुड ट्राई एंड अलाइन टू दैट एज मच एज पॉसिबल. एंड इवेंचुअली देर आर पीपल हु डिस्कवर कि नहीं है इतना अलाइनमेंट एंड दे चूज टू लीव. बट वट आई बिलीव इज जब तक वो अलाइनमेंट, मतलब जब तक तुम हो उस जॉब में, यू शुड गिव इट 100%. तो वहाँ पर यू नो इफ यू ब्रिंग इन, एंड ऑब्वियसली अगर आप अपना एलिमेंट लाना चाह रहे हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो हीरोइज्म हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, अगर आप अपना एक पर्सनल एलिमेंट लाना चाहते हो, आई थिंक यू नीड टू हैव दैट मच एक्सपीरियंस. तो यू नो लेट मी जस्ट पैराफ्रेज इट कि जैसे मैं देखता हूँ ना, हीरोइज्म की जगह जॉब में भी होती है. मैं उसको दिखाता हूँ कि कहाँ हीरो बन सकते हैं, बताता हूँ, और वहाँ बनने की कोशिश करनी चाहिए, और कहाँ किस तरीके से जो मिसप्लेस्ड हीरोइज्म है. तो हीरोइज्म इन कॉलेज वर्सेस हीरोइज्म इन ऑफिस. तो क्या हीरोइज्म जो आपको अवॉइड करना चाहिए काम पे? कॉलेज में जो करते हैं ना कि एक ग्रुप बना लिया और हम जा रहे हैं इस पे धरना देने या इसको अपोज करने एटसेट्रा एटसेट्रा. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में करो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ. योर बोनस नंबर्स विल बी डिसाइडेड दैट डे. ओके, तुम कुछ भी कर लो उसके बाद, एंड यू विल नॉट हैव पीपल बैटिंग फॉर यू. यू विल हैव टफ प्रोजेक्ट्स, यू विल हैव स्लोअर ग्रोथ. आई कैन गारंटी यू. राइट, इट्स अ पीपल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज. हीरोइज्म जो कॉलेज में होता है कि हर चीज़ के लिए हम धरना दे सकते हैं, उसको चेंज करा देंगे, हम अपोज करके चेंज करा लेंगे. स्टाइल एक कि जैसे टाइम पे ना चीज़ें करना, या क्लास में लेट चले जाना, या फिर यू नो चीज़ें स्किप कर देना, स्किप करने दे देना भी. इसका ना कूल, हाँ ठीक है यार, अरे यार वो बहुत डूड है यार, तो सबमिट ही नहीं करता, बहुत डूड आदमी है यार, अरे वो लास्ट मोमेंट पे कर लेता है यार. कॉलेज में सबसे बड़ा हीरोइज्म क्या होता है कि अरे यार यू नो, अरे यार वो तो पढ़ता ही नहीं है, वो तो लास्ट में थोड़ी देर पढ़ता है, वो तो बहुत ही कड़क लौंडा है यार. ये जितनी कड़क है ना, ये इधर काम में आकर पिलपिले बन जाते हैं, मतलब सॉफ्टी हो जाएंगे उनकी. कुछ नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ तो यू नो कि क्या सिचुएशन होती है काम में. यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू यू पुट इन द वर्क लीडिंग, क्योंकि इसकी जो भी आप काम कर रहे हो वो किसी क्लाइंट के सामने, इंटरनल या एक्सटर्नल, उसकी $1 एक पैसे की वैल्यू है भाई उस काम की. तो वो हो नहीं सकता. तो वो जो हीरोइज्म है ना, वो कॉलेज में रखिए. एक ऑर्गेनाइजेशन में काम पे क्या हीरोइज्म होता है, मैं उस पर बताता हूँ जो मुझे लगता है. 1, अगर आप किसी टीम में हैं और वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा काम है सडनली, और कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, रेज योर हैंड. दैट्स हीरोइज्म कि नहीं मैं करता हूँ, आई हैव कैपेसिटी, या मेरे पास अभी एनर्जी है, I'll do it, it's fine, I'll cover for XYZ. हीरोइज्म, आपके बॉस की कोई इवेंचुअलिटी होगी, बोलो बॉस डोंट वरी, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू. बॉस विल टेक केयर ऑफ यू, वो अलग ही बात है, पर आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, आई हैव गॉट योर बैक. दैट्स हीरोइज्म. तीसरा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसके लिए फील करना कि नहीं यार, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, टॉकिंग वी, not just I, not thinking कि you are different from your organization. Yes, you are as an entity, but still you work with that organization. तो उस organization के लिए बैट करना, that's heroism, right? And you know, फालतू की जो backbiting और negative talk होती है ना, उसमें participate ना करना. देखो, you know, हम सभी जानते हैं कि जब उसमें जाते हैं ना चाय पीने, क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट. ब्रेकआउट में क्या क्या बातें होती हैं हम सबको पता है, राइट? आधे लोग बॉस को गाली दे रहे होते हैं, आधे लोग कुछ और कर रहे होते हैं, यही सब होता है. वी ऑल नो. बट द पॉइंट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एंड नॉट अननेसेसरली गेटिंग इट सकम्ड इनटू दैट इज आल्सो हीरोइज्म. दैट्स व्हाट सो अलग है, बट ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीका है उस चीज को, अपनी एनर्जी को और अपनी एक्साइटमेंट को चैनलाइज करने का. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीरोइज्म. Anjal, the next question I want to discuss is कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच तो गए, assumption तो यही है यहाँ पे. अब वहां जाकर के should you bother about making good first impression, या वो अपने आप ऑर्गेनाइटिकली कुछ हो जाएगा, or you should really bother about it? I think you should
I'll just rephrase it. I should say you should make an effort. I think when you get bothered about it, वो टेंशन से कुछ सही नहीं होगा. अगर if you're taking थोड़ा भी, but you should make an effort because see, मुझे ऐसा लगता है for effort and intention. मेरी intention है अच्छा first impression बनाने की. Correct. So that you have to take that. I think, जैसे for example, I'll tell you, when I was about to meet you, I knew you were a 15-year veteran in the industry. I don't understand why I should not make an effort. Like, clearly you are a industry stalwart and I really would want to make an impression because I have to keep working with people like you, with you. Like, I knew I had to work with you for a really long time. So it is always good to create that impression. Take that effort. I think 25 साल दिए हैं तुमने करियर बनाने के लिए. एक दिन अच्छे से ड्रेसअप करके अगर फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है, इट इज ऑलवेज अ गुड टू हैव, ऑलवेज अ वेरी गुड टू हैव. ये तो इसमें गुड, इसमें आपने बताया ड्रेसअप करके, लाइक एक सर्टेन, लाइक टर्निंग आउट इन अ सर्टेन वे. लेट्स टॉक अबाउट दैट. आजकल यू नो बहुत सारा स्टार्टअप कल्चर भी है, ड्रेसिंग अप उसके थोड़े मायने बदल गए हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री. अच्छा, उसमें क्या था, एक गॉर्डन गेको एरा था 1992 में, वो बैंकर्स की फिल्म बनती थी, अलग ही बहुत ही कड़क ड्रेसिंग करते थे उसमें, बड़ी क्लासिक. लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. बट स्टिल, व्हाई शुड पीपल टर्न अप शार्पली एवरी डे? तो बैठे हैं ना कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्लाइंट मीटिंग होगी, जिस दिन होगी उस दिन करो. डेली क्यों करना चाहिए अगर करते भी हैं तो? व्हाई शुड इट बी डन? दीपक, आई थिंक यू आर द बिगेस्ट एग्जांपल हियर. I think credit where it's due. I think दीपक, I think हम जब भी आपको देखते थे फ्लोर में आते हुए, I think एक तो you were always sharp, so good looking, so well dressed. Like honestly, in my life, I've never seen someone dress that well consistently. Like कुछ लोग होंगे जो एक बार के लिए, मतलब एक गेट टुगेदर के लिए they might just take that effort, dress up really well, they'll look really good. But you taught us that it has to be consistently done when you're in investment banking at least. Because simple है ना, एक क्लाइंट के पास हम जाते हैं, उससे हम 10 करोड़ चार्ज करते हैं फीस, 10 करोड़, और उस डील पे 5-6 लोग से ज्यादा काम नहीं करेंगे, 5-6 महीने से ज्यादा काम नहीं करेंगे. कोई आदमी 10 करोड़ 5-6 लोगों के लिए, विच इंक्लूड सीनियर जूनियर सब, 5-6 महीने के लिए अगर कोई इतना पे कर रहा है, दे डिजर्व टू सी व्हाई दे आर पेइंग फॉर इट. नंबर 1, टैलेंट सबको पता है, यू कैन ऑलवेज सेल कि ये कॉलेज से, वो कॉलेज से, ऑल दोस थिंग्स. बट एट द एंड ऑफ द डे, द एंटायर पैकेज इज इंपॉर्टेंट. दैट इंस्टीट्यूशन जिसके आप लोग सब हो, दैट फॉर एग्जाम्पल दैट कंपनी, योर टीम, योर सीनियर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सीनियर. आई थिंक आई हैव ऑलवेज सीन ऑल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टू बी एब्सोल्यूट डैपर. तो मतलब भाई आपका सीनियर गजब लगना चाहिए, द एंटायर टीम शुड लुक शार्प. एंड दैट इज एन एसेंशियल, बिकॉज एक बहुत ही हाई टिकट आइटम के साथ तुम काम कर रहे हो. द कंसल्टेंसी फीस इज अ वेरी हाई टिकट आइटम. यू डोंट वांट टू गिव देम वन सिंगल रीजन टू यू नो डाउट यू, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर पेइंग अ लॉट. एंड इंडियन क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स मतलब वसूली हमेशा से इंडिया की एक बहुत ही स्ट्रेंथ रही है, आई वुड से. मतलब इट कैन बी इरिटेटिंग समटाइम्स एंड यू आर योरसेल्फ ऑन द अदर साइड, बट एट द एंड ऑफ द डे वसूली सब चाहते हैं. एंड इफ दे डोंट सी दैट शार्पनेस इन यू, वो 10 करोड़ क्यों देगा? सो इतनी सारी बातें हो रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है क्या? सिंपल टर्म्स में, एक बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कोई भी 2-3 उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सोचो आप धंधा चला रहे हो, सोचो पहला होता है पैसा, कैपिटल. तो कैपिटल रेज करने की ज़रूरत पड़ती है. हर बार आप अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगाते, तो रेज कहाँ से करोगे? आप जाओगे या तो किसी इन्वेस्टर के पास, या फिर आप पब्लिक मार्केट में जाओगे, जिसको आईपीओ बोलते हैं. स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, तो वो हो गया पब्लिक मार्केट्स. वहाँ जाओगे, उसके लिए आईपीओ बैंकर्स कराते हैं. वो आईपीओ आपको वो एक्सपर्टीज बैंकर्स ला के देते हैं. बहुत बड़ा रेगुलेटरी काम होता है वो, तो बैंकर्स कराते हैं. दूसरी जगह कहीं और से रेज करना है, डेट, यानी कि बॉन्ड इशू कर दिए, वैसे लेना है, लोन लेना है, वो भी आसान काम नहीं है, वो भी बैंकर्स कराते हैं. उनके पास वो एक्सपर्टीज़ होती है, वो बैंकर्स कराते हैं. तीसरा चीज़ जो कंपनियों को, धंधों को ज़रूरत होती है कि कोई, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, मतलब यानी कि ये धंधा ठीक नहीं चल रहा है, इसको सर बेच दो, ओके, या इसमें ये धंधा अच्छा चल रहा है, इसमें एक दूसरी कंपनी भी एक्वायर कर लेता हूँ. तो उसको एक्विजिशन या स्पिन ऑफ या मर्जर या जितनी भी चीज़ें आप सुनते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरत पड़ेगी एज एन एडवाइज़र, जो आपको पूरे इस प्रोसेस से नैया पार करा दे आपकी. उनके पास ये एक्सपर्टीज़ होती है, ये काम होता है.
एक और बहुत काम होता है आजकल चल रहा है, उसको भी M&A के ब्रॉड अम्ब्रेला में लिया जाता है, लेकिन बड़ी प्राइवेट इक्विटीज भी कई बार धंधा खरीद लेती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, आप प्रमोटर को कई बार होता है कि सर अब बहुत दिनों से 20 साल से चला रहा हूँ, सर अब निकल जाने दो, पैसा ऐसा लेके मैं अपना ऐश करने जा रहा हूँ, मिलान में बैठूंगा, मिलान नहीं कहाँ कौन सी जगह है, लेक कोमो में बैठूंगा बढ़िया घर लेकर के, और मुझे ऐश करना है, इधर उधर जाना है, लेकिन उसके लिए क्या है, वो डेली काम नहीं करना है, राइट। तो प्राइवेट इक्विटी को जाके बेचते हैं, तो प्राइवेट इक्विटी, देयर आर बिग प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के धंधे करते हैं, मतलब सो दे विल हायर अ बैंकर, बोलेंगे सर इसको बिकवा दो धंधे को, प्राइवेट इक्विटी को लेके जाएंगे, किसी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को, कोई दूसरी बड़ी कंपनी को जो सेम धंधा चलाती है उसको बोलेंगे। तो ये सब खरीद फरोख्त, जो बड़े बड़े मोटे मोटे धंधे होते हैं ना, उनके खरीद फरोख्त, उनमें कैपिटल रेज का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। ये है, इसीलिए अंजल जब अंजल ने बताया कि बड़ी बड़ी मोटी फीस मिलती है ना कंपनियों को, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि काम ही मोटा है। और इसको दूसरा तरीका देखने का कि जैसे एक मोटा सा पाइप जा रहा है, मोटे से पाइप में से बहुत सारा कैपिटल फ्लो हो रहा है, तो आप वो पाइप को आपको थोड़ा सा चिपक जाता है, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, तो दैट्स व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज फ्रॉम मेरी नजरों में। मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक यूनिक मिक्स होता है फाइनेंस एंड सेल्स का। हाँ, मतलब स्किल सेट इज ऑलवेज फाइनेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू नो सेल्स, यू नीड टू डू सेल्स। मतलब एवरी प्लेस, मतलब वही है, फाइनेंस नो वन कैन बी बेटर देन यू, बट सेल्स विल ऑब्वियसली मेक योर बिजनेस बिगर। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वही है, अगर आपको लगता है यू आर ऐसे, आप लोगों के साथ अच्छे हो और फाइनेंस तो मुझे आता ही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द प्लेस टू गो। इज द प्लेस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू कैन बी अ ट्रेमेंडस सक्सेस इन दैट। या इक्विटी रिसर्च देखिए, हर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके जो स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं डेली। तो इक्विटी रिसर्च जब बड़ी कंपनीज होती हैं, मान लीजिए जो फंड्स होते हैं, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोगों के बिहाफ पे, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, उनको एडवाइस करना कि सर आप ये करो, इस स्टॉक में ये करो, मार्केट में ये चल रहा है, ये आगे 5 साल में बढ़ेगा, इस एडवाइजरी को ये रिसर्च करके, डीप रिसर्च करके अब उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से बात करना, उनको ये एडवाइस करना, ये इक्विटी रिसर्च का काम है, ठीक है। और उसमें भी इंस्टीट्यूशनल धंधा है ये, उसमें भी बड़े लोगों से बात की जाती है, हेज फंड हो गया, 50 फंड हो गए, सोवरेन वेल्थ फंड हो गए, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ये इक्विटी रिसर्च का काम होता है। सो आई थिंक ट्रेडिंग, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ट्रेडिंग को, करेक्ट, बहुत सारे लोग। तो आई थिंक स्टॉक ट्रेडिंग इज वेरी वेरी, स्टॉक ब्रोकिंग हो गया वो। हाँ, मतलब टेक्निकली मेरे को लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फिर भी दे पुट थोड़ा नेक ऑन द लाइन। हाँ, ब्रोकर्स तो मतलब मुझे लगता है कि इट इज ऑल अबाउट देयर ट्रैक रिकॉर्ड्स, मतलब इफ दे हैव डन गुड इन्वेस्टमेंट्स, एंड कई होते हैं पैसिव ब्रोकर्स भी होते हैं। तो आई फर्स्ट टेल यू कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग क्या होती है। सो ट्रेडिंग बेसिकली वही है कि यू असाइन वन पर्सन टू बाय एंड सेल शेयर्स फॉर यू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ दैट पर्सन इज ऑब्वियसली अ स्पेशलिस्ट, वो बहुत स्पेशलिस्ट है। अगर आप कोई भी ऐसा ट्रेड उसको करने बोलते हो कि ये कंपनी पे लगा, बिकॉज ही हैज हैड दैट एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, वो आपको बता देगा कि इस पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर उसको पता है कोई ऐसा ट्रेड जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा है, तो वो भी आपको बोलेगा कि इस पे लगाओ। तो टेक्निकली सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स के लिए अब एटलीस्ट इन दिस वर्ल्ड नाउ दैट वी लिव इन, वी आर नॉट गिविंग मनी जस्ट कि एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड। पहले वही होता था, आई थिंक शेयर ट्रेडर्स जनरली एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड पे ज्यादा था। आज की डेट में आई वुड से एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड के आगे दे आर ऑल्सो एडवाइजर्स, वो बताते हैं तुमको कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एग्जीक्यूशन तो जीरोधा भी कर देगा, ग्रो भी कर देगा। हाँ, तो यहीं पर वो आती है कि जो बड़े धंधों में जो ये एग्जीक्यूशन होता है उसमें एडवाइजरी जो होती है, 2 लोग जाते हैं साथ में, जो इक्विटी रिसर्च वाले और ट्रेडर साथ में सेम क्लाइंट से बात करते हैं, उसमें एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन दोनों साथ में हो जाते हैं, राइट। तो ये धंधा है, और उसमें जो एग्जीक्यूशन होता है, मान लो 500 करोड़ का माल किसी क्लाइंट के लिए आपने खरीदवाया, उस पर आप ब्रोकिंग एक लेते हैं, कुछ परसेंटेज ब्रोकिंग लेते हैं, उस तरीके से पैसे बनते हैं। What does it take to get into banking? Talk about that. I think पहले if you want to give it a shot, because I think you are the veteran. आपने जितने 20 साल गुजारे हैं इस इंडस्ट्री में, आई थिंक आपसे ज़्यादा बेटर कोई आंसर कर नहीं सकता ये क्वेश्चन। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बट I'll quickly touch upon that. So to answer that, कि अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और उसके लिए चाहिए क्या, तो मैं कहता हूँ कि अगर
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है और उसमें बैंकिंग में इक्विटी रिसर्च भी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो पहले तो ये है कि एक स्किल सेट ज़रूरी होता है। और वो स्किल सेट कैसा है? कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को लगता है केवल टेक्निकल है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, बिकॉज बहुत इंटेंसिटी है, बहुत हार्डवर्क है, इंटेंसिटी। और वो इंटेंस इन्वायरमेंट्स में अगर आपकी कम्युनिकेशन सही नहीं ना, देन यू आर गोइंग टू स्क्रू अप थिंग्स वेरी बैडली। करेक्ट? तो ये है। दूसरी चीज़ है एटीट्यूड, लर्न करने का। आपकी स्किल्स कॉलेज में ठीक है, सिखाई जाती हैं, दैट्स ओके। वो उतनी देख के हम ले तो लेते हैं, लोग हायर तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद लर्निंग का बहुत स्टीप होना चाहिए और एटीट्यूड होना चाहिए सीखने का। तो वो चीज़ होनी चाहिए बहुत कि नहीं सर इतना आता है, लेकिन यहाँ से एक आता है 100 पे जाना है, मैं जाऊँगा। ओके, तो वो चीज़ बहुत है। और थोड़ी सी मेहनत करने की, थोड़ी सी मशक्क़त करने की थोड़ी सी एटीट्यूड होनी चाहिए कि यार चलो मेहनत है, करें, भागेंगे नहीं, बाद में आगे कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि काम सारे अच्छे हैं, चाहे आप ब्रांडिंग में जाओ, चाहे आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करो, वहाँ पर भी अलग स्किल्स डेवलप होती हैं। इस इंडस्ट्री में क्यों होता है स्टार्टअप भी ज्वाइन करना चाहिए, वो भी है, उसके भी अलग रीजंस हैं। इस इंडस्ट्री में क्यों आए कोई? क्योंकि स्किल्स बहुत तगड़ी डेवलप होती हैं, पीपल स्किल्स, लुकिंग एट बिजनेसेस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल्स एंड यू नो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ देख करके उसको कॉम्पैक्ट करके उसको समराइज करना और समझना कि इसमें से इस भूसे के ढेर में से 4 चीज़ें क्या है जो मुझे निकालनी है और जाकर के अंजल को बतानी है ताकि वो आगे काम करे। ये स्किल बन जाती है सबसे बड़ी। राइट? 100 पेज देख करके हाफ पैराग्राफ बनाना, ये स्किल बन जाती है। राइट? तो ये बहुत पावरफुल स्किल है और जो लोग कर लेते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ हो जाती है। आई थिंक दैट्स अगर किसी को करनी है तो इसके लिए करनी चाहिए। हाँ, एक अंजल मैं आपसे पूछता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट जो होता है ना, उसकी लाइफ में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? आई थिंक आई रिमेंबर, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं जब फर्स्ट टाइम इंडिया ऑफिस गया था, मेरे एक दोस्त की शादी आने वाली थी। ठीक है, एंड ये वही दोस्त है जिसके साथ मैंने अपना सारा बैचलर्स, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सब कुछ उसके साथ ही बीता है। मतलब इन वेरी लेमैन टर्म्स ऐसे हम दोनों ऐसे चड्डी बड्डी इस टाइप के थे, मतलब लिटरली ऑल्सो। हाँ, तो आपको पता है कि किसकी चड्डी में कितने छेद हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और एक्सचेंज भी हो जाती थी कभी कभी, तो दैट लेवल ऑफ ऐसे फ्रेंडशिप। एंड मेरे को याद है एक M&A डील चल रही थी, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील, एंड हम लोग सेल साइड एडवाइजर्स थे। तो सेल साइड एडवाइजर्स बेसिकली वही कि वी आर द पीपल जो सेलर्स को एडवाइस दे रहे हैं, फिर बाई साइड एडवाइजर्स भी होते हैं जो बायर्स को एडवाइस देते हैं, तो हम सेलर्स के थ्रू थे। एंड मुझे याद है मैं ऐसे पूछा कि यार ये मीटिंग आ रही है, बट ये दोनों दिन मेरे एक दोस्त की शादी है, तो आई डोंट नो हाउ टू आस्क, क्या कैसे करूँ मैं एक सीनियर को पूछा, 2 साल सीनियर, और वो सीनियर बहुत चिल था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत गाइड भी किया उसने। तो उसने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि अंजल अब तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गया, ये सब सैक्रिफाइसेस बहुत नॉर्मल है। तो आई थिंक नंबर 1 इज ये सैक्रिफाइसेस ऑफ हैविंग, लाइक इट इज नॉट दैट कि आपकी पर्सनल लाइफ है नहीं, इट इज जस्ट दैट यू हैव लेसर कंट्रोल ऑन योर पर्सनल लाइफ एंड यू विल हैव टू मॉडिफाई इट और चेंज इट बेसिस क्या काम आपके पास आ रहा है उस समय। तो इंटेंसिटी हाई होती है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं पर्सनल लाइफ के बहुत बार। आई हैव मिस्ड सो मेनी ओकेजन्स। मैं घर साल में वैसे भी कम ही जाता था, बट साल में एक बार से ज़्यादा कभी नहीं जा पाता था, और एक बार भी जब जाओ तो भी 60% 70% ऑफ द टाइम तुम फोन पे ही हो, छुट्टी लेने के बाद। सैटरडे संडेज तो भूल ही जाओ। आई थिंक आई वर्कड टिल 3-4 AMs ऑन सैटरडे संडे भी कॉमन होता था। एंड बात ये है कि व्हेन यू आर इन दैट स्ट्रक्चर, अनलेस यू आर सराउंडेड बाय ओनली दोज पीपल, आपको शायद उस समय रियलाइज नहीं होगा। बट जैसे आप दूसरी दुनिया देखोगे, लोग पार्टी करने जा रहे हैं, सैटरडे आराम से उठ रहे हैं, संडे आराम से उठ रहे हैं, तब तुमको रियलाइज होगा कि हाउ मेनी सैक्रिफाइसेस हैव यू मेड इन योर एंटायर रूटीन। एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स तो आई थिंक बहुत कॉमन है, लेस स्पोकन अबाउट, बट हाँ, मतलब आई थिंक बैक पेन्स इज वेरी वेरी कॉमन। One fact that I got to know when I was leaving investment banking, ऐसे 2-3 महीने पहले ही, and which is a very dangerous fact, a lot of investment bankers get divorced. A lot. Wow. A lot. And that is a very, मतलब, I in fact know a lot of people also, in fact. मतलब in my entire group also when I was an investment banker, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे peer group जो भी था, I could see a lot of seniors, going through that. तो
there are a lot of sacrifices, and you just know it is part of the job. You can't really. It's a very grim situation, I know. Yeah. Why do investment bankers make so much money, Anjal? Deepak, आप मतलब you should answer that first. You have made the actual money. हाँ, अब मैं स्टार्टअप बना रहा हूँ, so you know, I think बहुत हाई स्टेक एनवायरनमेंट होता है और जो काम होता है ना वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है. तो at senior levels and even at the junior levels you start getting rewarded for that specialized offering. ये काम हर कोई नहीं कर सकता. और खास बात ये समझने के लिए कि देखो, आप एडवाइस कर रहे हो किसी को, जो एक परचून की दुकान अगर कोई किसी है, आप वहाँ एडवाइस कर रहे हो तो वो उसका एक स्केल है. स्केल मैटर्स. आप समझिए कि यहाँ एक 10 लाख रुपए का धंधा है, आप उसको एडवाइस कर रहे हो तो कहेंगे सर आप एक काम करो 1000 रुपए ले लो. उसके ज़्यादा सोच ही नहीं है. फिर आप एडवाइस कर रहे हो किसी को जो 1000 करोड़ का धंधा चलाता है. 1000 करोड़ भी छोटा नंबर बोल रहा हूँ मैं. 10,000 करोड़ का धंधा है और एक ट्रांजैक्शन है जिसकी वैल्यू ही है कि वो मान लो किसी वो रेस कर रहे हैं कैपिटल, 1000 करोड़ कैपिटल रेस कर रहे हैं. उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी एंगल होते हैं, बहुत सारे एंगल होते हैं. वो एंगल बेचने के भी होते हैं क्योंकि आपको इन्वेस्टर्स को लाना है, आपको इधर बहुत सारा पेपर वर्क करना है, 50 चीज़ें करनी है. तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है और स्केल जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत छोटी टीम होती है, बड़ी टीम में नहीं होता है काम. तो इसके लिए जब ये करते हैं और फिर जब उसकी फीस आती है तो आपको क्रेडिट मिलता है बड़ा तगड़ा कि आपने बड़ा पैसा लेकर के आए और उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा बोनस मिल जाता है कि चलो ठीक है तुमने इतनी मेहनत की. और अभी अंजल ने बताया ना भाई कि क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं लोग, तो जो भी कुछ मिलता है उसके सामने कुछ नहीं है. सो यू नो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई बैंकर्स मेक मनी. आई थिंक बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी लोग पैसे नहीं बनाते हैं. दीज डेज बाय द वे टेक गाइज मेक मिंट क्रेजी मनी. मेरे जितने बैचमेट्स हैं यूएस में, ओ दे मेक क्रेजी मनी. टेक में बहुत पैसा है, बैंकर से ज़्यादा पैसा टेक में है, ट्रस्ट में. आज की डेट में. और यू नो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी जो स्पेशलाइज हो गए हैं लोग, बड़े बड़े क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, अपने धंधे चलाते हैं. पीपल आर मिंटिंग मनी. सो अभी वो ना मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में, एक डेकेड में ना जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम हो गया, नैरो हो गया, इनफैक्ट उल्टा हो गया. तो दैट्स द सिचुएशन. बट या यू नो व्हाई बैंकर्स मेक गुड मनी इज बिकॉज ऑफ व्हाट आई एक्सप्लेन्ड. टिकट साइज इज वेरी हाई. टिकट साइज हाई, छोटे लोग काम करते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड है, यू गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट. और दूसरी चीज है कि आपके पास रेजर थिन मार्जिन भी नहीं होता है गलती करने का. करेक्ट, यू राइट. आप गलती कर ही नहीं सकते. तो यू नो ऐसा है एक काम कि जहां आप गलती नहीं कर सकते. एक मौका मिला है, उसमें आपको छक्का मारना ही मारना है, और जो कर रहा है एग्जीक्यूट वो छक्का मारता ही है जनरली, तो फिर मिलेगा ना पैसा. तो यू नो अंजल, एक और पॉपुलर क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा है कि M&A में बाई साइड सेल साइड दोनों में फ़र्क क्या होता है. सिंपल लैंग्वेज में समझाइए. और यू नो फीस सेम होती है, और थोड़ा सा M&A के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए. कोई पॉपुलर M&A हुआ उसके बारे में बता दीजिए. तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मर्जर होता है बेसिकली व्हेन टू कंपनीज ऐसे दोनों एक साथ आते हैं, दे बोथ कंबाइन विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल क्राफ्ट वाज अ डिफरेंट कंपनी, हाइंज वाज अ डिफरेंट कंपनी. दोनों अलग अलग कंपनी थे, दोनों साथ है, क्राफ्ट हाइंज एक कंपनी बनी, दैट इज अ मर्जर. एक्विजिशन सिमिलरली इट इज कि हाँ एक बड़ी कंपनी एक दूसरी छोटी कंपनी को, या इवन मतलब देयर आर यू नो वेरी एक्सेप्शनल केसेस वेयर छोटी कंपनी भी बड़ी कंपनी को करती है. सो फॉर एग्जांपल एक इंडियन कंपनी थी GMM, और देयर वाज एन इंटरनेशनल कंपनी कॉल्ड फाउडलर. सो GMM acquired its parent company in India, एंड दे ऑब्वियसली इसके पीछे वो लोग पैसा उठाते हैं मार्केट से, ऑल दोज थिंग्स. बट हाँ मतलब बेसिकली एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है, दैट इज एक्विजिशन इन वेरी सिंपल टर्म्स. अब एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है. तो जो बेचने वाला होता है, जो सेलर होता है, वो एक एडवाइजर, एक बैंकर को हायर करता है. वो बैंकर बिकम्स सेल साइड बैंकर बिकॉज वो सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन इट गोज टू बायर. एक बायर भी अपने एक एडवाइजर फाइंड करेगा. तो जनरली ऐसा होता है व्हेन यू लुक एट से फॉर एग्जांपल प्राइवेट इक्विटीज, आपने बोला, तो प्राइवेट इक्विटीज उनके खुद के पास एक आर्मी होती है बहुत ऐसे एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फाइनेंशियल मतलब प्रोफेशनल्स की. तो हो सकता है वो बैंकर ले, हो सकता है ना ले. करेक्ट. तो इट डिपेंड्स कि उनको कितनी जरूरत है उस एक्सपर्टीज की.
अगर सेल साइड वालों को जरूरत होती ही है, बिकॉज एक एसेट है, अगर वो बिक रहा है, जनरली ऐसा होता है कि प्रमोटर्स मे नॉट बी दैट एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज सेलिंग अ बिजनेस ऐसे बहुत लोग बहुत टाइम नहीं करते, लाइफ टाइम भर, मतलब देयर आर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, बट बाइंग अ बिजनेस जनरली एक बड़ी कंपनी बहुत बाय करती है, तो वहां एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो बाय साइड एडवाइजर जो बायर्स को सपोर्ट करता है, उसकी एक्सपर्टीज इज इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे वही है कि यू ऑल्सो हैव अनदर पर्सन जो बायर है, वो खुद एक्सपीरियंस है, तो टेक्निकली एडवाइजर का रोल काफी कम हो जाता है। इन बिकॉज ऑफ दैट ओनली सेल साइड फीस हमेशा थोड़ी ज्यादा रहेगी। एंड देयर इज अ डिफरेंस, जैसे इंडिया में इट इज ओनली सक्सेस बेस्ड। अब सक्सेस बेस्ड क्या होता है कि अगर डील कंप्लीट हुई, अगर वो सक्सेसफुली क्लोज हुई तो ही तुमको फीस मिलेगी, राइट। अगर वो नहीं क्लोज हुई, आपकी फीस गई। करेक्ट। जो भी मेहनत, अगर आपने 1 साल भी मेहनत की होगी, आपने 10 लोगों को लगाया होगा, सबकी मेहनत बेकार, सिंपल, देयर इज जीरो फीस। बट दैट इज एन इंडियन थिंग। व्हेन यू गो टू यूएस, this thing entirely changes, because there they have split structure होता है। एक होता है रिटेनर फीस और एक होता है ओवरऑल मतलब सक्सेस फीस। तो रिटेनर फीस मेक श्योर कि जो भी आज मैं काम कर रहा हूँ उसका भी मुझे मंथली रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिटेनर फीस एक फिक्स फीस होती है जो तुमको मंथली मिलेगी ही मिलेगी, चाहे ट्रांजैक्शन हो ना हो। तो दैट गिव्स यू, कीप्स यू मोटिवेटेड एज अ बैंकर। और सक्सेस बेस्ड तो सक्सेस बेस्ड है, दैट ऑल्सो कीप्स यू मोटिवेटेड एज अ बैंकर ऑल्सो, कि हाँ हमको बिकवाना ही है, अगर बिकवाएंगे तभी ये सक्सेस बेस्ड मिलेगा। That explains this whole M&A thing. अंजल, एक और चीज है, अगर बैंकर बनना हो, किसका इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना हो, तो क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए? एंड यू नो, यहाँ शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है, बी एज ट्रूथफुल एंड रियल एज यू कैन। सो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इंडिया 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू गेट नोटिस्ड। 140 करोड़ लोग रहते हैं। हाँ, 140 करोड़ लोग रहते हैं, एंड वही है, नोटिस होना ही बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक्सेल में जो फिल्टर का एक वो होता है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो होता ही है कि व्हेन यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं पत्थर भी मारूंगा तो किसी CA MBA को लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। तो अगर मेरे पास इतने लोग हैं तो एक क्राइटेरिया बन जाता है कि यार हमको वही लोग चाहिए, बिकॉज एक क्रेडिबिलिटी होती है। यू कैन नॉट टेस्ट द वाटर्स विद एवरीवन, एज हमने पहले ही डिस्कस किया कितना सीरियस बिजनेस है ये। तो टेस्टिंग वाटर्स इज डिफिकल्ट, एंड वही है कि मतलब आपके इंडिया में है लोग, यू कैन ट्रस्ट कि आपको मिल जाएंगे। फिल्टर करना होता है, you want to, nobody wants to make mistakes. Exactly. So CA MBA ढूंढना ही है। So I think वो एक नॉर्म बन गया है। CA बोल लो, CFA भी है, MBAs भी है ही, MBAs तो है ही। I think मैक्सिमम हायरिंग जो आज की डेट में हो रही है वो MBA कॉलेजेस से ही होती है। So 80 to 90% come from there. There are, मतलब obviously there is a path apart from MBA also. You can start interning at some place, learn the job, and there is one thing that is almost true everywhere in every field, every industry, every place in this entire world. अगर तुम सही में अच्छा काम करोगे और तुम मेक श्योर करोगे that it gets noticed also, sometimes you have to make that effort कि वो नोटिस करवाना भी जरूरी है। अगर तुम ये 2 काम करने में सही में अच्छे हो, तुम कोई भी फील्ड में आगे जा सकते हो। You don't need any other thing if you are genuinely good at these 2 things. But India is a complex ऐसे geography, इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, CA, CFA, MBA is a must. तो अगर ये जैसे MBA, तो क्या किसी भी MBA कॉलेज से लोग टॉप आई बैंकिंग जॉब पा सकते हैं? अगेन वही वो फिल्टर वाली बात है। आई थिंक सो फॉर एग्जांपल देयर इज एन एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव वर्क टुगेदर इन। तो मेरे को लगता है अब जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर इवैल्यूएटिंग देयर कैंपस, उनका भी एक फिल्टर है। दे वोंट गो टू एवरी अदर कैंपस, राइट, बिकॉज उनको 20 लोग हायर करने हैं, तो उनका भी एक रिपोर्ट आएगा, अब चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे वो कोई भी और हो, बट एक रिपोर्ट लेंगे वो लोग, उसके अंदर 4 क्राइटेरिया होंगे कि ये 4 क्राइटेरियाज में ये कॉलेज टॉप है। एंड वो लोग नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर ओन कैंपस रिक्रूटमेंट टीम, वो पूरा ये सारी चीजें एनालाइज करते हैं, सब कुछ सोचते हैं, सब कुछ देखते हैं, एंड देन वो एक कॉलेज के लिस्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली you can't go into that team and understand कि कौन से colleges select हो रहे हैं, but at the end of the day all you can try and do is go to the best college possible, and there are obviously placement reports जो already तुमको बताएगा कि कौन से college में क्या company आ रही है, क्या roles दे रही है। maybe उस research करो। there is a tendency of you know these companies repeating colleges, वो same colleges से ही hire करना चाहते हैं because एक rapport बन जाता है। तो हाँ, मतलब again ये सारा सुनने में बहुत unfair लगता है, because अगर मैं वो कॉलेज में नहीं जा सकता तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बन सकता। इट इज नॉट ट्रू एक्चुअली।
लाइक मैं जेन्युइनली आई हैव सीन पीपल जो सीए बने हैं, बिग 4 गए हैं, वहां पर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज किए हैं, एंड दे गो टू बिग बैंक्स एंड दे हैव गॉन टू पीईज, वीसीज एंड दे आर लीडिंग दीज नाउ. तो everything is a possibility. Everything is possible. I think your first statement, Yeah. if you are good at your work and if you are good at highlighting your work, Yeah. then the world is your oyster. Yeah. ये सीन है. Yeah. बहुत तगड़ा सीन है अंजल. This is very useful. So Deepak, I'm sure आपने तो बहुत सारे investment bankers का मतलब इंटरव्यू लिया है, and you have hired so many investment bankers. How do you think when you are looking for an investment banker, what do you see in that person? Maybe that person is more fit for some other role, maybe in a PE or a VC world. How do you understand that नहीं ये investment banker material है और ये शायद investment line में भी जा सकता है, but this person is an investment banker material? से entry jobs तो कम ही होते हैं, बहुत कम होते हैं. Most of the private equities जो होते हैं उसमें ex bankers ही जाते हैं primarily, या फिर consultants जाते हैं. वो है पहले तो. Primarily MBAs से ना banking jobs में entry मिलती है rather than private equities. VCs में भी कम. तो अब क्या देखा जाता है, जो एटलीस्ट जो मैं जानता हूँ देखा जाना चाहिए, वो ये है, there are a couple of things. One, सबसे पहले as I said ना earlier, communication skills. How good a communicator you are. Can you take pressure? थोड़ा सा pressure रहता है इस काम में, तो pressure में crack up होते हो क्या, वो बहुत important चीज़ है. That's two. Three, your technical skills. जो टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये है कि अकाउंटिंग कितने अच्छे से आती है, नहीं, वो अकाउंटिंग हम आपको बाद में सिखाते हैं, बट आप सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचते हो कि नहीं, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं वो आप समझ सकते हो और उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हो उसके आगे या नहीं. ये 4 चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, राइट. एक दिमाग काम करना चाहिए कि हाँ ठीक है ये, बिकॉज एज एन अगर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट का सबसे बड़ा काम होता है 50 नंबर्स देखना, उन नंबर्स का थोड़ा सेंस बनाना, सही से उनको यूज़ करना, अटेंशन और डिटेल दिखाना, और नंबर्स को देख के थोड़ी सी स्टोरी बनाना, राइट. वो सुनाने वाली स्टोरी नहीं कि मैंने स्टोरी बना दी, हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं. नैरेटिव बनाना, ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चीज़ें देखी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, उससे समझ में आ गया अपने आप कितनी चीज़ समझते हो, ब्रॉडर कम्युनिकेशन. आप मैं फिर पूछूंगा कि आप ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स समझते हो कि नहीं, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अवेयर यू आर. फिर लोग पजल्स पूछते हैं और थोड़ा फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, बट ओवरऑल ऐसे यही 4-5 चीज़ें अगर इस पर आदमी कन्विंस हो गया आप कि भाई तुम्हें ये 4-5 चीज़ें कर लेते हो, तो फिर बैंकिंग के डोर्स आपके लिए खुल सकते हैं आसानी से. एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ यू वर टू रेट कि आप कितना पोर्शन मतलब वेटेज आई वुड से सॉफ्ट स्किल्स को देते हैं और कितना वेटेज मे बी मोर थ्योरेटिकल नॉलेज को दे रहे हैं? अब मैं हमेशा से ज़्यादा वेटेज सॉफ्ट स्किल्स को देखता था, बिकॉज एज आई सेड राइट, इंटेंस एनवायरनमेंट में आदमी क्रैकअप ना हो, कम्युनिकेशन सही रखे ताकि काम सही चलता रहे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. इसीलिए आई ऑलवेज यूज टू गिव great emphasis on soft skills. And उसके बाद मुझे then I did not bother too much about, because अगर सही दिमाग है, if a person has got a good head on the shoulders, तो मुझे पता है कि मैं उसको सिखा लूँगा. सही एटीट्यूड होना जरूरी है, सीखने का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है. तो ये चीज़ है, उसको सिखाया जा सकता है, किसी को भी सिखाया जा सकता है. यार तुम IIM शिलोंग से आ रहे हो, मैं तुम्हें सिखा लूँगा. अनलेस यू आर लाइक नहीं, मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, या मुझे मार्केटिंग करनी है, सेल्स करना है, तो यहाँ भी सेल्स का काम तो है ही, लेकिन मार्केटिंग करनी है, तो फिर आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत है. आपको प्रोडक्ट में जाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तो फिर आपको वो दूसरी चीज़ करनी चाहिए. लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेल्स का काम है, हर टाइम बेच रहे हो आप यहाँ पे. तो अंजल, बहुत सारे लोग आजकल कपड़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते, कि मतलब कैजुअल हो गया बहुत सारा बिकॉज ऑफ स्टार्टअप एंड दिस एंड दैट टेक में, बट बैंकिंग में अभी भी एक सीरियसनेस कम्युनिकेट करनी. तो व्हाट इज़ द इंटरव्यूज में उसके बाद भी कैसे कपड़े पहनने चाहिए बैंकिंग की दुनिया में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में? सो वन ट्रिविया, आई थिंक मैंने तो ऑनेस्टली अपना फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्सपोजर आपके साथ ही देखा था, एंड मतलब योर एज आई मेंशन्ड आप बहुत ही वेल ड्रेस्ड हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अनदर टीम, वन थिंग दैट आई केप्ट कॉन्स्टेंट, एंड चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, मैं हमेशा टाई ज़रूर पहनता था. तो आई थिंक नंबर 1 इज ऑब्वियसली देयर इज अ सर्टेन सेंस, जैसे आप नॉर्मली फॉर्मल ड्रेसिंग तो रखनी ही है. आई थिंक टाइज हेल्प,
blazers also help. Blazer without tie is also fine, but blazers should be a like should go to, like you should always wear blazers. I think you should be very sharp in your entire attire. Like obviously ऐसा कुछ रंग बिरंगा सॉक्स बाहर नहीं आना चाहिए, या पता चला वाइट सॉक्स है, मतलब इट शुड बी अ वेरी गुड सिंक ऊपर से नीचे तक, बिकॉज मुझे लगता है ड्रेसिंग, एंड यू वुड नो मोर अबाउट इट बिकॉज यू आर अ कंप्लीट ड्रेसर एंड यू आर कंप्लीटली गॉर्जियस दैट वे. तो आई वुड से आप मतलब आपको ज़्यादा पता होगा, बट आई थिंक it's about that entire persona that comes out with your dressing. So I'll just add to that, simple basics करनी चाहिए, कुछ भी outlandish बिल्कुल नहीं करना चाहिए. When in a formal setting, interview हो या फिर काम ऑफिस में भी हो, तो जैसे आपने बोला ना सिंक होना चाहिए, उसका मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए. जैसे आप ग्रे ट्राउजर्स में लोग ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक को निकाल देना चाहिए. Black has no space. It's not a great thing for men to wear. Charcoal gray is a better one. Navies, blues, other grays, and then patterns, right? Pinstripes, etc. ये सब पहनने चाहिए. And try and people should try and match their socks with the trousers. Yeah. Right? Yeah. And then there is a kind of a rule कि भाई ठीक है, आपके जो shoes होने चाहिए वो किस कलर के होने चाहिए? Belt. Right? So shoes and belt का कलर सेम होना चाहिए. Yeah. और shoes जो है, जैसे navy के साथ you can wear both brown, cherry and black. But when you're wearing, let's say गलती से आपने black trouser पहन भी लिया मना करने के बावजूद, then you can't wear brown shoes with it. It's a disaster. Then you have to wear only black. Okay? And then with gray again, charcoal, etc., you should wear black or brown. Don't do cherry. Okay? And then try and and then top shirts, etc., keep it very simple. Do not go beyond the following three things. Have whites. Then the other one is powder blue or light blue. And the third one is, if you want, pink, baby pink, light pink. That's all. उसके beyond नहीं जाना है. ये लोग lemon yellow और ये सब करके आते हैं. Don't do that. And then as you said, right, have jackets, etc., and look sharp. So Anil, I have very senior friends. जो कि बहुत 15-20 साल कर चुके हैं, बहुत ही कूलली एक वीसी को प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं और प्राइवेट इक्विटी को वीसी बोलते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, और मैं क्रिंज करता हूँ उस पर. आई क्रिंज क्योंकि कितना बड़ा डिफरेंस है, बट दे आर वेरी कूल, नॉन चालान. तो थोड़ा सा इससे बात करते हैं कि पीई और वीसी में फर्क क्या होता है. व्हाई डोंट यू गो? सो आई थिंक द बेसिक मॉडल इज डिफरेंट. वीसीज मैं बोलूँगा वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, and obviously they get rewarded based on their risk. So I'll give you two examples. So for example, ABC is a VC and XYZ is a PE. तो जो ABC VC होगा, they will probably bet on 100 different companies. वो हो सकता है 1-1 करोड़ रुपए हर कंपनी में लगा दें, तो वो 100 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट वैसे होगा. अब उनकी उम्मीद क्या होती है? एंड सिमिलरली व्हेन यू लुक एट XYZ एज अ PE, वो 100 करोड़ हो सकता है 2 ही कंपनी में लगाएंगे 50-50 करोड़ बस. Now the difference is when it comes to VC, अब उनके 100 इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो 100 में से अगर उनका प्रोजेक्शन ये है कि 10 ही चलेंगे, वो 10 अगर 10 टाइम्स भी हो गए, हमारा 100 करोड़ निकल गया. पीज का ये रहता है कि वो 50 करोड़ के 2 इन्वेस्टमेंट है. इट हैज टू वर्क. देयर इज मोर प्रेशर, एंड जब वो लोग सिलेक्ट भी कर रहे हैं एसेट्स, देयर हैज टू बी बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा होता है, बिकॉज टेक्निकली उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं होता. एंड उनका रीजन भी ये होता है कोई भी कंपनी को अक्वायर करने का कि दे बिलीव कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है. जनरली वीसीज एंटर थोड़ा अर्ली ऑन इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी. जैसे अगर मेरी कंपनी अभी फॉर्म हुई है, तो मैं पहले एक वीसी के पास जाऊंगा टू गेट दैट फंडिंग, बिकॉज वीसी ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो नहीं करते. दे बिलीव इन द कंपनी, दे बिलीव इन द विजन, एंड दे बिलीव इन द फाउंडर. दैट इज लिटिल आई वुड से ऊपर का एक भरोसा होता है, वो बिलीफ होता है. And because they are making 1 crore of investments, 1-1 करोड़ 100 जगह डाल रहे हैं, they are willing to take that risk because they just want कि 10 कंपनी चल जाए, हमारा पैसा निकल जाएगा. PE on the other hand बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस करेगा, बिकॉज वो 50 करोड़ डाल रहा है, बट वो 2 ही कंपनी में डाल रहा है. इनमें से एक कंपनी का तो चलना तय है ही है, बट दूसरी कंपनी का भी चलने से ही वो लोग प्रॉफिट दे सकते हैं थोड़ा भी. एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये लोग लाइफ साइकिल में थोड़ा सा लेट इन्वेस्ट करते हैं. राइट, प्राइवेट इक्विटीज.
प्राइवेट इक्विटीज लेट इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास दे हैव द डेटा ऑल्सो कि बिजनेस कैसा परफॉर्म किया है इन अ लॉन्ग टाइम, एंड दे विल बी एबल टू गाइड ऑल्सो, एंड दैट इज वाई पीईज में यू विल सी मोर वेटरन सिटिंग. आज की डेट में पी का एक कल्चर हो गया है कि वो लोग ऑपरेटिंग पार्टनर्स लाने लग गए. So these operating partners are all the veterans from the industry. Correct. They have built their own businesses. They have sat on CEO, CFO, CXO positions. तो ये लोग आते हैं and then PEs के साथ काम करते हैं कि कैसे कोई भी एक कंपनी अंडर परफॉर्मिंग हो या इवन इफ इट इज परफॉर्मिंग वेल, बट वो एक अलग ही कर्व में ले जाने के लिए टर्न अराउंड. या तो उसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँगा. इसके दो एस्पेक्ट्स हैं पीई वीसी के बीच. एक है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ऑपरेटिंग. VCs इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी ओनरशिप लेते हैं और आपके बोर्ड पे बैठेंगे, बट दे सेल्डम ऑपरेट द कंपनी. लेकिन प्राइवेट इक्विटी में कैसा होता है कि वो ओनरशिप आ जाती है, कंप्लीट ओनरशिप मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और उसमें प्राइवेट इक्विटी का जो धंधा होता है वो प्राइमरली ये है कि अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड एसेट है, डिस्ट्रेस्ड कंपनी है, उसको सस्ते में खरीदना, और आपने जैसे बोला ऑपरेटर्स लाना जो सीजन प्रोफेशनल्स है उस इंडस्ट्री के, उसको बैठाना और उनके साथ उसको टर्न अराउंड करना और फिर उसको बेचना एट अ वेरी डिफरेंट प्राइस, राइट. ये मेन मॉडल है प्राइवेट इक्विटीज का. बहुत लेट स्टेज होता है, बहुत ही एडवांस, 15-20 साल बाद की 100 साल वाली कंपनी को भी खरीद सकते हैं. वीसी का ऐसा है कि 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, 4 साल हुए इसमें इन्वेस्ट करते हैं. तो है इन्वेस्टिंग का ही काम, लेकिन प्राइवेट इक्विटीज ऑपरेट भी करते हैं और बहुत अलग तरीके से करते हैं. काफ़ी अलग बिजनेसेस हैं, स्किल्स भी अलग लगती हैं. एंड अंजल, अब ये सब ठीक है, एंट्री करने के बाद आप गए काम करने, अब प्यार मोहब्बत हो जाए तो एक इन द सेम ऑन द सेम फ्लोर, हाउ डू यू डील विद दैट? टेक्स मी बैक, बट हाँ, मतलब इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन. मुझे ऐसा लगता है एक तो वही है, मतलब ये बोलते हैं ना, जहाँ तुम खा रहे हो वहाँ पर ही ऐसे, मतलब उसी जगह पे यू डोंट वांट टू ऐसे स्पॉइल थिंग्स. तो आई थिंक इसीलिए हाँ, इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन, बट हाँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज झूठ बोलने का स्कोप बहुत कम हो जाता है. मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज वो भी वही काम कर रही है. तो इट बिकम्स एंड वाइस वर्सा. हाँ, एंड वाइस वर्सा. मतलब आई डिड नॉट फेस दैट प्रॉब्लम, इसलिए मैं सोच भी नहीं पा रहा था उस एंगल से. बट हाँ, द पॉइंट इज, मतलब यू कैन नॉट लाई. तो आई थिंक दैट वन पर्टिकुलर पार्ट इज ट्रिकी. एंड ऑब्वियसली मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यू आर टेक्निकली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑफिस. कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी, if it takes a very different route, it will be very difficult for you to move on because you're sitting on the same floor, same environment, same set of friends. तुम लंच भी साथ जाते थे, ब्रेकअप हो गया तो फिर थोड़ा मुश्किल है. हाँ, वो सारी चीजें होती हैं मेरे ख्याल से. बट अगर ठीक है, प्यार मोहब्बत हो रही है तो इट्स फाइन, इट्स एक्सपीरियंस एंड गो थ्रू दैट. एक्सपीरियंसेस हैं, गो थ्रू दैट टफ फेज आल्सो इज व्हाट. बट या हो सकता है. We will never say avoid it or embrace it. इस थोड़ा दिल का मामला है तो we can't say much. But do report it to the HR as soon as possible. हाँ, do report it to the HR. ये सब बहुत होता है. आपको उनको बता देने का कि भाई I've got a relationship. People have been fired for this. Senior people, very senior people, कि भाई अपने ही organization में you like someone and you are getting married to them. They were, I've seen people getting fired. Sounds crazy, but ये चीजें हो जाती हैं. So let people know. Has this ever happened to you also? No, not to me. Not in No, my I'm not saying the firing, but I'm saying liking someone on the floor bit. No. So I mean, you see, you always like a few people, but I never had the courage to go and. एक दो बार I asked people out of, जैसे फैशन शो हो रहा था, my brother was a fashion designer, so I asked one of our colleagues out. I used to like her. और पहले मैंने बोला, फिर ऐसे I felt like कि अरे यार मैं and she agreed कि चलो चलते हैं. and then फिर मैंने थोड़ी देर बोला कि नहीं, शो कैंसिल हो गया है. फिर मैंने कहा क्या कर दिया, फिर वापस फ़ोन किया तीसरी बार कि no, then she said नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ. So, I was not very confident. So, Anjal, thank you. It was, I think, a freewheeling conversation and we discussed a lot of things. मेरे ख्याल से जो लोग सुन रहे हैं शायद उनको उनके लिए काफ़ी useful होगा. Did you enjoy? I thoroughly enjoyed. I really enjoyed. It's a dream come true है मेरे लिए तो ये. Super. No, super. I think the idea is कि
जो भी लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं एकेडमिक से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे बड़ा कॉर्पोरेट हो, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं एंड वी रियली वांट देम टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसीलिए इतना सारा एफर्ट डाल रहे हैं हम लोग कि अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज थिंग्स और बी बेस्ट प्रिपेयर्ड टू रियली लैंड सॉफ्टली और वहाँ से तेजी से ग्रो करने के लिए। So that's there. Thank you so much. Thank you, Deepak. Thanks a lot.